हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी जो विंग को अप्रोच करता है अपने करीब आने के लिए, विंग उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे थोड़ा काम था। वो वैन रोहान के मैटर को पहले सॉल्व करना चाहता था ताकि उसके दिमाग से सारी टेंशन चली जाए और विंग आराम से वांग जी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। इसीलिए विंग इस बारे में यांग यांग से बात करता है। यांग यांग विंग से प्रॉमिस करती है कि वो 2 दिन में वैन रोहान के मैटर को क्लोज करने में पूरी हेल्प करेगी। उसका थोड़ा काम रुका हुआ है जिसे करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद वो वैन रोहान के मैटर को क्लोज कर सकते हैं। विंग 2 दिन के लिए मान जाता है। इसके बाद यांग यांग और विंग दोनों अपने रूम में आकर सो जाते हैं। विंग जो कि सुबह उठता है, उठकर वो रेडी होने लगता है क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना था। वांग जी भी रेडी होता है। वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। चारों के चारों कॉलेज पहुंचते हैं और फिर अपनी क्लास में जाते हैं। आज क्लास में सारे बच्चे आए हुए थे और सब लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करके वो लोग फिर वापस आते हैं, जहाँ पर सिर्फ वांग जी और शैंगशांग ही वापस घर आते हैं। विंग और यांग यांग दोनों बाहर ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो अपने काम में लग जाते हैं। वो अपने वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में लगे हुए थे। मिस्टर विचांग से जानते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करते। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद यांग यांग जो कि विंग से कहती है, गगा मुझे आज बाहर जाना होगा। जिस पर विंग पूछता है कहाँ, जिस पर यांग यांग विंग को कुछ बताती है। विंग उससे कहता है क्या तुम रात को आओगी, जिस पर यांग यांग कहती है नहीं मैं सुबह आऊँगी। जिस पर विंग हाँ करता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो विंग से मिस्टर चांग से पूछते हैं आखिर यांग यांग कहाँ गई है, जिस पर विंग उन्हें सारी बात बता देता है। चांग से उसे देखकर कहते हैं क्या सच में ये हो सकता है, जिस पर विंग कहता है हाँ हो सकता है, वैसे भी आप जानते हैं कि हम इन कामों में बहुत माहिर हैं। जिस पर विचांग से कोई जवाब नहीं देते और बस उन्हें हाँ में सर हिलाते हैं। यांग यांग वहाँ से चली जाती हैं। जब कांगसे सरन यांग यांग के बारे में पूछती है तो विंग उन्हें बहाना बना देता है कि वो अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, विंग को फ़ोन आता है और विंग को फ़ोन और किसी का नहीं रॉकी का आया था। उसने रॉकी से प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलेगा। रॉकी विंग को एक क्लब में इनवाइट करता है। विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को वैसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए विंग रॉकी की बात मान जाता है और वो उससे मिलने के लिए क्लब में चला जाता है। विंग जैसे ही क्लब में आता है वो देखता है रॉकी काफ़ी लड़कियों के साथ घिरा हुआ बैठा हुआ है। उसके आसपास बहुत सारी ओमेगा थी। रॉकी एक अल्फ़ा है, इसलिए उसके आसपास इतने सारे ओमेगास थे जो कि कुछ उसने खरीदे हुए थे, कुछ होटल के थे। वो सब रॉकी को सर्व कर रहे थे। कोई रॉकी को ड्रिंक करवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। विंग रॉकी के पास जाकर पूछता है ये सब क्या है रॉकी, जिस पर रॉकी विंग को बैठने का इशारा करता है। विंग आराम से सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही एक ओमेगा विंग को के पास जाने लगती है उसे सर्व करने के लिए, विंग उसे हाथ से इशारा करता है और जो देखकर रॉकी उस ओमेगा को विंग से दूर कर देता है क्योंकि वो जानता था विंग को ये सब चीज़ें पसंद नहीं। विंग रॉकी को नैरो आइज से देखता है, जो देखकर रॉकी गहरी सांस लेता है। फिर वो एक डॉक्यूमेंट्स विंग के सामने रखता है। विंग उस डॉक्यूमेंट को देखता है और फिर रॉकी कहता है विंग मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। जिस पर विंग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगता है और रॉकी के पास वापस उस डॉक्यूमेंट को रखकर कहता है मैं साइन नहीं कर सकता। जिस पर रॉकी पूछता है क्यों, जिस पर विंग कहता है ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम जानते हो ये फादर की कंपनी है, मैं बस इसके कुछ मैटर्स को सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके हर काम में अपनी टांग अड़ा सकता हूँ। इसके अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें पहले फादर से बात करनी पड़ेगी, और अगर तुम उनसे बात करते हो और वो एग्री हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर रॉकी विंग की तरफ देखकर कहता है विंग मैं अंकल से बात नहीं कर सकता, तुम जानते हो मेरा ये काम थोड़ा तुम जानते हो किस तरीके का है, अगर मैंने अंकल से बात की तो वो इस काम के लिए एग्री नहीं करेंगे। जो सुनकर विंग कहता है तो फिर ऐसे काम लेके आओ जिसके लिए फादर एग्री हो जाए, तुम्हारे काम हमेशा
सारे अजीब होते हैं। जिस पर रॉकी अपने सर को खुजाते हुए कहता है, विंग प्लीज़ थोड़ी मदद कर दो। जिस पर विंग कहता है, इसमें थोड़े चेंजेस करो, उसके बाद फादर एग्री हो जाएंगे। जिस पर रॉकी हाँ करता है। विंग उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर रॉकी कहता है, विंग थोड़ी देर रुकोगे नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। जिस पर विंग ना करते हुए कहता है, नहीं मैं अभी ड्रिंक नहीं कर सकता। जिस पर रॉकी कहता है, लेकिन क्यों? विंग कहता है, घर पे मेरा ओमेगा मेरा वेट कर रहा है और मैं अगर ड्रिंक करके जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर रॉकी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था विभूषण को अपनी ओमेगा से इतना डर लगता है। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब पता चल जाएगा कि ओमेगा से डर लगता है या नहीं। जिस पर रॉकी पूछता है, वैसे तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? जितना मुझे पता है तुम्हारा और यांग यांग का शादी करने का तो कोई इरादा ही नहीं था इतनी जल्दी। जिस पर विंग उसे सारी बात बताता है, जो सुनकर रॉकी विंग से कहता है, विंग इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम इशारा करते तो इस वैन रोहान को मैं इस दुनिया से उठवा देता। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? जिस पर रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसे पता है उससे ज़्यादा पावर विंग के पास है और विंग जो चाहे वो कर सकता है। वो विंग से कहता है, फिर तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? जिस पर विंग कहता है, मैं इस मैटर को थोड़े अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तुम जानते हो ये मैटर सिर्फ अगर मेरा अकेले का होता तो मैं इस मैटर को चुटकियों में सॉल्व कर लेता, लेकिन ये मैटर बहुत पुराना है और साथ में इसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, साथ में मेरे अंकल भी, यानी कि मेरे इन लॉस भी, और मैं दोनों फैमिलीज़ के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करता तो ये वैन रूहान का जो मैटर है ये बहुत बड़े लेवल पर सॉल्व होता। जो सुनकर रॉकी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। फिर वो विंग से पूछता है, वैसे तुम अकेले क्यों आए? जिस पर विंग कहता है, यांग किसी काम से बाहर गई है, वो यहाँ नहीं आई। जिस पर रॉकी कहता है, वैसे मुझे तुम्हें कुछ और बताना था। जिस पर विंग पूछता है, क्या? जिस पर रॉकी अपने गर्दन पर हल्के से हाथ फेरते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, विंग वो मैं जिस पर विंग उसे घूरते हुए कहता है, साफ साफ बताओ बात क्या है? तुमने सिर्फ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो नहीं बुलाया। अगर ऐसी बात होती तो तुम इसको मुझे मेरे फ़ोन पे भेज सकते थे, मेल कर सकते थे, मैं चेक कर लेता, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुलाया, ज़रूर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है। तभी रॉकी के पास से, यानी कि दो लड़कियों की और आवाज़ आती है, विंग रॉकी ने नहीं, हमने तुम्हें बुलाया है। जो सुनते ही विंग उस तरफ देखता है जहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी थी, जिसमें से एक ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, दूसरी ने ब्लू कलर की, और वो दोनों काफ़ी हॉट लग रही थी। वो दोनों ओमेगा थी, दोनों के ही बाल काफ़ी लेंथी थी। एक तरफ उन्होंने अपने बाल कर रखे थे, उनकी आधी से ज़्यादा बॉडी दिख रही थी, जिससे उनकी हॉटनेस और उनका लुक साफ साफ बता रहा था। विंग उन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। विंग हकलाते हुए कहता है, जनेलिया, रोज़ तुम दोनों यहाँ? जिस पर जनेलिया विंग की तरफ देखकर घूरते हुए कहती है, विंग तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ये बोलते हुए जनेलिया की आवाज़ काफ़ी डार्क हो गई थी। जो सुनकर विंग जेनेलिया की तरफ देखता है। विंग जेनेलिया से कहता है, जेनेलिया ये मेरा मैटर है, दूर रहो इससे। जिस पर जेनेलिया विंग के पास आते हुए कहती है, ये मैटर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा है। आखिर वो कौन है जिसने मुझसे मेरे अल्फ़ा को छीनने की हिम्मत दिखाई है? आखिर कौन है तुम्हारा ओमेगा? जिस पर विंग जेनेलिया की तरफ घूर कर देखता है। विंग जेनेलिया से कहता है, जेनेलिया मेरे ओमेगा की तरफ नज़र भी मत उठाना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे फादर बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम यहाँ हो, इसका मतलब तुमने अपने फादर से बात की है हमारे बारे में, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और एक मैरिड पर्सन के करीब आना ये ठीक नहीं है। जिस पर जेनेलिया विंग को देख कर कहती है, वैसे अगर तुम मैरिड भी हो तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक अनमार्क्ड अल्फ़ा हो। तुम्हारे ओमेगा ने अभी तक तुम्हें अपना क्लेम नहीं किया। अगर उससे पहले मैं तुम्हें अपना क्लेम कर लूँ तब
जिस पर विंग जेनेलिया को घूरते हुए कहता है, जेनेलिया अपनी हद में रहो। जिस पर जेनेलिया विंग के बिल्कुल पास जाकर उसके अ, सीने पर अपनी एक फिंगर फहराते हुए कहती है, अगर मैं अपनी हद में ना रहूं तब विंग विंग तुम क्या कर लोगे? अगर मैं अपनी सारी हदें, सारी लिमिट्स तोड़कर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं तब तुम क्या करोगे? अगर मैं तुम्हारे अल्फा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं तब तुम क्या करोगे? जिस पर विंग की आइज डार्क हो जाती हैं। विंग जेनेलिया की उंगली पकड़ लेता है और उसे दूर झटकते हुए कहता है, जेनेलिया। जो सुनकर जेनेलिया विंग की तरफ देखती है और हल्का सा हंसते हुए कहती है, हाँ विंग तुम बदल गए हो। जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ क्योंकि अब मुझ पर किसी और का राइट है। जिस पर जेनेलिया कहती है, और मेरा क्या विंग? उन पलों का क्या जो हमने साथ बिताए थे? उन उन रातों का क्या? जो सुनते ही विंग जेनेलिया को गुस्से से देखकर कहता है, जेनेलिया। जिस पर जेनेलिया विंग के फेस की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, विंग। जिस पर विंग जेनेलिया को अपनी उंगली दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और फिर रॉकी की तरफ घूरकर कहता है, रॉकी जो तुमने ये किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन दोनों को लेकर यहाँ से निकलो इससे पहले कि ये मैटर बड़ा बने। जिस पर रॉकी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती विंग। जिस पर विंग रॉकी को घूरते हुए कहता है, रॉकी तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम इन दोनों को क्यों लेके आए जब तुम्हें पता है हमारी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है? जिस पर जेनेलिया गुस्से से कहती है, कोई और कोई और कोई और? तुम समझते क्या हो विंग? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार से बात कर रही हो। तुम हमेशा हमेशा मुझे नेगलेक्ट करते हो। कब तक ये चलेगा विंग? और अब तो तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आए। विंग मेरे प्यार का क्या जो मैंने तुमसे किया? जिस पर विंग कहता है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया जेनेलिया। जिस पर जेनेलिया पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जिस पर विंग उसकी तरफ देखता है, जो देखकर जेनेलिया कहती है, तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते। ना तुम अपने उस ओमेगा से प्यार करते हो, ना तुम मुझसे प्यार करते हो। तो उसमें और मुझ में फ़र्क क्या है? जिस पर विंग उसकी तरफ उसकी आंखों में देखते हुए डार्कली कहता है, बहुत फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और हाँ, दोबारा उसका नाम या फिर उसके आसपास भी मत आना। मैं तुम्हारी फितरत बहुत अच्छे से जानता हूँ जेनेलिया। अगर तुमने उसे नुकसान पहुँचाया तो मैं भूल जाऊँगा कि हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे। जो बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है और जेनेलिया बस अपने पैर पटकते हुए रह जाती है। जेनेलिया विंग को जाते हुए देखकर कुछ कहती उससे पहले जेनेलिया के पीछे से रोज़ का हाथ आता है। रोज़ जेनेलिया के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहती है, जेनेलिया। जिस पर जेनेलिया रोज़ की तरफ देखती है। रोज़ की आंखों में भी गुस्सा था। रोज़ गुस्से से कहती है, जेनेलिया हम उन दोनों ओमेगास को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमसे हमारे अल्फ़ा को छीनने की हिम्मत दिखाई है। हम उन दोनों को इस दुनिया से, इस जहां से ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जेनेलिया कहती है, ठीक है रोज़, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं ज़रूर करूँगी। वहीं रॉकी जो ये सब देख रहा था, रॉकी उन दोनों को कुछ नहीं कहता और वो बस ये नज़ारा देखता है। विंग अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। तभी वो यांग यांग को फ़ोन करता है। यांग यांग फ़ोन उठाकर पूछती है, हेलो भाई, क्या हुआ? आपने इतनी रात को मुझे फ़ोन क्यों किया? क्या वहाँ सब ठीक है? जिस पर विंग कोल्डली कहता है, जेनेलिया और रोज़ यहाँ आ चुकी हैं। जो सुनते ही यांग शॉकिंगली पूछती, क्या? वो दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर विंग डार्कली कहता है, रॉकी उसे लेके आया है। जिस पर यांग यांग कहती है, मुझे उस रॉकी पर पहले भी यकीन नहीं था। भाई क्या आप उनसे मिले हो? जिस पर विंग कहता है, हाँ मैंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों मानने वाले हैं। मुझे लगता है पक्का कुछ करेंगे। जिस पर यांग कहती है, भाई मैं कुछ करती हूँ। जिस पर विंग कहता है, नहीं तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं यहाँ देख लूँगा। जिस पर यांग कहती है, ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, और अगर कुछ भी ऐसा हो कि आप संभाल ना पाओ आप मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगी। जिस पर विंग कहता है, ठीक है मैं देख लूँगा। और जो बोलकर विंग फ़ोन रख देता है। विंग खुद से कहता है, इन दोनों को मुझे ठिकाने लगाना होगा जल्द से जल्द, कि इससे पहले कि वांग जी को इन सब के बारे में पता चले। अगर उसे कुछ भी पता चला तो पक्का इस बार मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ेगा। मैंने उससे इतना कुछ छुपाया है, अगर उसे एक एक चीज़ एक एक साथ पता चलेगी तो वो
हर रोज़ मेरी एक एक करके सारी हड्डियाँ तोड़ता रहेगा। मैं भी वांगजी के हाथों से बिल्कुल भी नहीं पिटना चाहता। जो बोलकर विंग जल्दी से शियांग का फ़ोन करता है और उसे कुछ काम बताता है। शियांग जो कि सो रहा था विंग की बात सुनकर नींद में कहता है, विंग प्लीज़ यार रात को तो सोने दिया कर। जिस पर विंग उससे कहता है, तेरी तेरी नींद की वजह से यहाँ मेरी वाट लगी हुई है और तुझे नींद की पड़ी है। जिस पर शियांग कहता है, प्लीज़ यार ठीक है मैं करता हूँ। जो बोलकर विंग फ़ोन रख देता है और फिर वो घर आ जाता है। वांग जी जो कि सो रहा था, विंग जाकर आराम से बेड पर लेट जाता है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। सुबह विंग देखता है यांग वापस नहीं आई थी। विंग बाकी कामों में लग जाता है। तभी उसे फ़ोन आता है। यांग ने उसे एक सीक्रेट प्लेस पर बुलाया था। विंग उस जगह के लिए निकल जाता है और ऐसे ही वो दोनों शाम तक वहीं रुकते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे ही वो लोग घर आते हैं, घर का माहौल देखते हैं। लैंकुरैन विचांग से दोनों काफ़ी परेशान थे। वांग जी और शैंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। वांग जी पूछता है, क्या हुआ? विंग पूछता है, फादर क्या हुआ? जिस पर विचांग से वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, तुम कहाँ थे? मैंने कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जिस पर विंग अपना फ़ोन देखता है, जिस पर उसके फादर ने उसे 26 बार मिस कॉल्स की थी। यांग भी अपना फ़ोन चेक करती है, जिस पर 27 बार थे फ़ोन आया हुआ था। जो देख कर यांग पूछती है, फादर बात क्या है? जिस पर चांग से परेशान होकर कहते हैं, वैन रूहान। जिस पर विंग पूछता है, अब क्या किया उसने? जिस पर विचांग से परेशान होकर कहते हैं, वैन रूहान कांग से सेरन को उठा कर लेके गया, साथ में वो लैनी को भी उठा ले गया। जिस पर विंग चिल्लाकर कहता है, क्या वो मदर को उठा ले गया? जिस पर वांगजी रोते हुए कहता है, हाँ वो मदर को उठा कर लेके गया है। जिस पर यांग पूछती है, लेकिन क्यों? जिस पर चांग से कहते हैं, मुझे क्या पता, वो उठा कर लेके गया और उसने कहा कि बदले में वांग जी को शांग को देना पड़ेगा। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, हाँ ये वैन रूहान। जिस पर यांग विंग के शोल्डर पर हाथ रख कर कहती है, भाई हमारा काम हो गया है। जो सुनकर विंग कहता है, सच में? जिस पर यांग हाँ करती है। जिस पर विंग कहता है, फादर चलिए। जिस पर चांग से पूछते हैं, कहाँ? विंग चांग से के शोल्डर को थपथपाते हुए कहता है, उस वैन रूहान का आज खेल ख़त्म हो जाएगा। चलिए मदर को और मदर इन लोग को दोनों को वापस लाते हैं। जिस पर चांग से पूछते हैं, सच में? विंग हाँ में सर हिलाता है और वो अपने फादर और लैन कुरैन जो कि वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, वो उनके साथ जाने लगते हैं। जो देखकर यांग कहती है, ठीक है आप तीनों जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। जो देखकर विंग पूछता है, क्यों? जिस पर यांग कहती है, आप सब अगर चले जाएंगे तो इन ओमेगास के पास कौन रुकेगा? इनके पास भी तो कोई होना चाहिए सेफ्टी के लिए। जिस पर वांग जी कहता है, हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ। जिस पर यांग कहती है, नहीं। जिस पर विंग कुछ कहता, तभी चांग से और लैंकुरैन कहते हैं, हम दोनों यहीं रुकेंगे। जिस पर वो दोनों अपने फादर्स की तरफ देखते हैं। वे चांग से कहते हैं, हाँ हम दोनों यहीं रुकेंगे, तुम दोनों जाओ और हमारी वाइफ को लेकर आओ। जो सुनकर वांग जी और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उनके साथ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, चांग से और लैंकुरैन वे भी वहाँ पर उनका वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन रूहान के ने कांग से सेरन और लैनी को दोनों को रस्सियों से बांध रखा था। वो दोनों चेयर्स पर बंधी हुई थी। कांग से चिल्लाते हुए कहती है, वैन रूहान छोड़ मुझे। जो सुनकर वैन रूहान कांग से की तरफ देखकर कहता है, कांग से तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस तुम उस वैन विचांगसे की वाइफ हो। जो सुनकर कांगसे कहती है, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। जिस पर वैन रूहान को गुस्सा आता है और वो कांगसे सरन से कहता है, हाँ इसीलिए तो तुमने उसे चूज़ किया, मुझे छोड़ दिया। जिस पर कांगसे सरन कहती है, हाँ इसीलिए मैंने उसे चूज़ किया, क्योंकि तुम उस लायक नहीं कि तुम मेरी चॉइस बन सको। जिस पर लैंकुरैन को काफ़ी गुस्सा आता है। जिस पर वैन रूहान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कांग से सेरन को गुस्से से घूरता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है ठीक है, तो मैं
तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम अपनी चॉइस बदल लो। जिस पर कांग्रेस सरन कहती है ये तुम्हारा वहम है। जिस पर वैन रूहान गर्म पानी मंगवाता है और कांग्रेस सरन के हाथों को उस गर्म पानी में डाल देता है, जिससे कांग्रेस सरन को बहुत पेन होता है क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। उनके हाथ जलने लगते हैं। वहीं लैनी ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती है, हटाओ इसे, उसे दर्द हो रहा है। जिस पर वैन रूहान इविल हंसते हुए कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, ये मुझे पसंद नहीं करती तो इसके दर्द से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलकर वो हंसने लगता है। वहीं वो अपने एक और आदमी को बुलाता है जो कि लैनी के हाथों को गर्म पानी में डाल देती है। लैनी दर्द से कराहने लगती है। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ें आती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी वैन रूहान के कुछ आदमी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर वैन रूहान पूछता है, क्या हुआ? जिस पर आदमी कहता है, सर कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो हमारे सभी लोगों को मार रहे हैं। जो सुनकर वैन रूहान गुस्से से कहता है, किसकी हिम्मत हो गई मेरे पैलेस में एंटर करने की? वैन रूहान ने जैसे ही ये कहा था उसके पैलेस का दरवाज़ा कोई तोड़ देता है। पैलेस का दरवाज़ा और उसके साथ 4 आदमी दरवाजे के साथ ज़मीन पर गिरते हैं। वैन रूहान जैसे ही सामने देखता है, विंग और यांग दोनों दरवाजे से अंदर आते हैं। दोनों ने ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। गन्स उनके शोल्डर पर रखी हुई थी जो कि पूरी राइफल थी और पूरी भरी हुई थी। यांग वैन रूहान की तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र कांग्रेस सरन पर जाती है जो कि दर्द से करा रही थी। वहीं विंग भी ये नज़ारा देखता है। विंग का खून खौल उठता है। विंग सीधा जाता है और वैन रूहान का कॉलर पकड़ के कहता है, आखिर तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया है? जिस पर वैन रूहान हंसते हुए कहता है, इसने उस विचांगसे को चूज़ किया, इसलिए मैंने इसे उस चीज़ की पनिशमेंट दी है और कुछ नहीं। जिस पर विंग वैन रूहान के फेस पर एक पंच करता है। वैन रूहान भी विंग को मारने के लिए उसके फेस पर पंच करता है, पर उससे पहले ही विंग वैन रूहान से बच जाता है और वैन रूहान के पेट में गन के पीछे वाले हिस्से से उसे हिट करता है, जिससे वैन रूहान लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर विंग वैन रूहान के वो बहुत सारी किक मारने लगता है। वैन रूहान ज़्यादा देर संभाल नहीं पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है जिसे यांग ने छुड़ा लिया था। लैनी और कांग्रेस सरन दोनों को ही उसने पकड़ रखा था। वो उन दोनों को लेकर जाते हुए कहती है, गगा चलिए यहाँ से। जिस पर विंग कहता है, यांग ये सब। जिस पर यांग उसे देखती है और फिर वैन रूहान को देखती है। विंग अपनी मदर को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता और जल्दी से जाकर अपनी मदर को हक कर लेता है। कांग्रेस सरन विंग को क्या सर को थपथपाना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ में छाले पड़ चुके थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और विंग को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग अपनी मदर को देखकर कहता है, मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी मदर को इतनी तकलीफ़ में देख रहा हूँ। जिस पर कांग्रेस कहती है, विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इस घटिया आदमी का किया धरा है। जिस पर विंग कहता है, हाँ मदर, आज इस घटिया आदमी ने जो किया है इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। विंग यांग से कहता है, तुम मदर को लेकर जाओ। जिस पर यांग हाँ करती है और वो उन दोनों को लेकर कार में बैठा देती है। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है जो कि कार में रखा हुआ था। उन दोनों के हाथों पर ऑइंटमेंट लगाती है, उन्हें मेडिसिन लगाती है और फिर उन्हें एक पेन किलर देती है। मैडम लैन और कांग्रेस सरन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। यांग उनके हाथों पर धीरे धीरे फूंक मारती है क्योंकि वो भी उनके पेन को फील कर पा रही थी। आखिर वो उसकी मदर ही तो थी। यांग अपनी मदर की तरफ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर वो विंग को अपना गुस्सा निकालने का मौका देती है। विंग थोड़ी देर बाद वापस आता है। यांग पूछती है, क्या वो ज़िंदा है? जिस पर विंग कहता है, हाँ अभी वो ज़िंदा है। जिस पर यांग कहती है, भाई मदर को संभालिए। जिस पर विंग यांग की तरफ देखता है, फिर बिना कुछ कहे वे कार में बैठ जाता है और अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर को अब थोड़ा आराम मिल रहा था। यांग ने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया था, आधे से ज़्यादा। विंग अपनी मदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो यांग का वेट नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो अपना गुस्सा निकाल कर ही आएगी। विंग सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दोनों लेडीज़ के हाथों पर मेडिसिन लगाते हैं, अच्छे से
उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन रूहान जो कि अपने घर में अधमरी हालत में था, उसकी हड्डियाँ विंग ने बहुत बुरी तरीके से उसे मारा था। वैन रूहान उठने की हालत में नहीं था। यांग यांग वैन रूहान को देखती है, उसे एक किक मारती है। वैन रूहान उल्टा पड़ा हुआ था, उसे सीधा करती है। वो वैन रूहान को देख कर कहती है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अकड़ है तुम्हें अपनी ताकत की। जिस पर वैन रूहान बड़ी हिम्मत से कहता है, हाँ है ताकत। जिस पर यांग यांग स्माइल करती है। फिर वो आवाज़ लगाती है, शुयांग। जिस पर शुयांग 2 लोगों को घसीटते हुए अंदर लेकर आता है। वैन रूहान जैसे ही उन्हें देखता है वो चिल्लाकर कहता है, मेरे बच्चे। जिस पर यांग यांग कहती है, हाँ तुम्हारे बच्चे, इनमें भी बहुत हिम्मत है, बहुत अकड़ है। जिस पर शुयांग उन दोनों को वैन रूहान के पास लेटा देता है। वैन रूहान देखता है उसके बच्चे जिंदा थे। यांग यांग उन्हें देखकर कहती है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सब कुछ बहुत पसंद है। चलो देखती हूँ कि तुम लोग ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो। जब बोलकर यांग यांग शुयांग से कहती है, चलो शुयांग। शुयांग वहाँ से चला जाता है। यांग यांग कार में बैठती है और फिर अपने पास से एक लाइटर निकालती है। या शुयांग उस घर को देखता है जो कि बहुत बड़ा पैलेस था। यांग यांग उस घर पर कुछ जला देती है, जिस पर शुयांग ने पहले से ही पेट्रोल डाल दिया था। ये वैन रूहान का पूरा घर जलने लगता है। उसके सारे आदमी उसी घर में थे और साथ में खुद वैन रूहान और उसके बच्चे, सब लोग एक साथ जलने लगते हैं। उनका शरीर सब कुछ जल रहा था। यांग यांग ये नज़ारा देखती है। उसके कानों में वैन रूहान की चीख आती है, जो कि चीख रहा था क्योंकि उसका घर जल चुका था। वैन रूहान उसी के साथ मर चुका था। यांग यांग शुयांग से कहती है, तुम्हें पता है ना क्या करना है। जिस पर शुयांग कहता है, हाँ पूरे चाइना में ये खबर फैल जाएगी, वैन रूहान अपने परिवार के साथ घर में जलकर मर गया। उसके सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे, उसका सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। जिस पर यांग यांग कहती है, ठीक है जो करना है जल्दी करो। जो बोलकर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। शुयांग वैन रूहान के घर को जलते हुए देखकर कहता है, हाँ मुझे तो ये पहले से ही पता था, जब ये दोनों चाइना आए थे। हाँ मैं उसी वक्त समझ गया था इस वैन रूहान की लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज तो इन्होंने इसे जला भी दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा खुद को लकी महसूस कर रहा हूँ। जब बोलकर शुयांग वहाँ से चला जाता है। वहीं यांग यांग अपनी कार लेकर सीधा हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ पर कांग से सरन और लैनी दोनों थोड़ी सी एडमिट थी क्योंकि उन्हें ग्लूकोज लग रही थी। विंग वहीं बैठा हुआ था, उसने अपने फादर को फ़ोन नहीं किया। यांग यांग अंदर आती है, वो देखती है उसकी मदर और लैनी दोनों सो चुकी हैं। विंग उससे पूछता है कि सब कुछ हो गया। जिस पर यांग यांग कहती है, हाँ। विंग उसे देखकर कहता है, तुमने उसे मुझे मारने क्यों नहीं दिया। जिस पर यांग यांग कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कुछ और काम था। जिस पर विंग उसे अजीब नज़रों से देखता है और फिर उससे नज़रें फेर लेता है। यांग यांग पूछती है, ये दोनों सो गई। जिस पर विंग हमें सर हिलाता है। यांग यांग फिर कहती है, चलिए घर चलते हैं। विंग हाँ करता है और वो लोग अपनी मदर्स को उठाकर घर लेकर आने लगते हैं। वो दोनों सो रही थी, उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करते और उन्हें गोद में उठाकर सीधा घर लेकर आते हैं। विचांग से और लैन पुरन जैसे ही अपनी वाइफ को इस कंडीशन में देखते हैं, विचांग से जल्दी से पूछते हैं, क्या हुआ कांगसे को, ये इस तरह बेहोश क्यों है, आखिर इसे हुआ क्या है। वांगची जैसे ही अपनी मदर के हाथों में बैंडेज देखता है, वो पूछता है, आखिर इन्हें हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों है और इनके हाथों में चोट लगी है क्या। जिस पर वांगची को विंग शांत करता है और वो उन दोनों को उनके रूम्स में आराम से लेटाता है। विचांग से पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है। जिस पर विंग कहता है, वैन रूहान ने इन्हें किडनैप किया था और शायद इनके हाथों को जलाया था। जिस पर विचांग से कहते हैं, मैं उस वैन रूहान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर यांग यांग कहती है, जिंदा तो उसे तब छोड़ोगे ना पिताजी, जब वो जिंदा होगा। जिस पर विचांग से पूछते हैं, क्या वो जिंदा नहीं है। जिस पर यांग यांग कहती है, आपको क्या लगता है हमारी मदर को इतना टॉर्चर करने के बाद हम उसे जिंदा छोड़ेंगे, क्या मजाक है फादर। जिस पर चांग से शॉकिंगली पूछते हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं, विचांग से न्यूज़ देखो। जिस पर वो लोग न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है वैन रूहान का पूरा घर जल चुका है, उसके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ चुके हैं। ये देखकर विंग यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा काम किया। जिस पर यांग यांग स्माइल करती है। वहीं
वे चांग से कहते हैं उसका सारा काला चिट्टा अब ख़त्म हो चुका है। तभी यांग यांग कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर अपने फादर को देती है। चांग से पूछते हैं ये क्या है, जिस पर यांग यांग कहती है ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसने वैन रूहान ने आपसे लिए थे, यानी कि आपके बिजनेस के। जिस पर वी चांग से कोई यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस उन्हें वापस मिल रहा है। यांग यांग कहती है ये मैंने पूरा आपके नाम करवा दिया है, हालांकि मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। जिस पर वी चांग से पूछते हैं तो इसलिए तुम लोगों ने उसे ज़िंदा छोड़ा था। यांग यांग कहती है और किस लिए छोड़ेंगे उसे, जो बोलकर वो लोग दोनों स्माइल करते हैं। जिस पर चांग से उन दोनों को हक कर लेते हैं। आखिर उन्हें उनका सब कुछ वापस मिल गया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि अभी भी लैनी की फिक्र कर रहा था। विंग उसके पास जाकर कहता है फिक्र मत करो, मदर बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें थोड़ी सी चोट आई है, मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवा दिया है। जिस पर वांग जी पूछता है विंग क्या उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। जिस पर विंग कहता है नहीं, बस उनके हाथों में चोट लगी है, अगर वो अच्छे से अपना ख्याल रखेंगी और हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जिस पर वांग जी हाँ करता है और फिर वो लोग आराम से अपनी मदर का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। कांग से सरन और लैनी एक हफ्ते में उनके हाथ आधे ज़्यादा रिकवर हो चुके थे। घर का सारा काम विंग, वांग जी, यांग यांग, शांग शांग इन चारों ने ले लिया था। वी चांग से अब अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। हालांकि इतने सालों बाद उन्हें बिजनेस मिला था इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। एक हफ्ते में ही उनका बिजनेस ट्रैक पर आ चुका था। लैन कुरैन भी अपने बिजनेस में लग गए थे। विंग जो कि अभी कुकिंग कर रहा था, वांग जी उसकी मदद कर रहा था। वांग जी विंग को देखते कहता है वैसे तुम खाना बनाना काफ़ी अच्छे से जानते हो। जिस पर विंग कहता है तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, जो कि खाना नहीं बल्कि डिज़ास्टर बनाता है। जिस पर वांग जी जो कि नाइफ से फ्रूट काट रहा था वो विंग की तरफ नाइफ फेंकते हुए कहता है क्या कहा तुमने। जिस पर विंग बाल बाल बचता है और कहता है मारोगे क्या। जिस पर वांग जी कहता है अगर दोबारा तुमने मेरे खाने की बुराई की तो मैं तुम्हारी कहाँ नाइफ मारूंगा ये तुम सोच सकते हो। जिस पर विंग अपने आप को कवर करते ही कहता है वांग जी हंसने लगता है। तभी आवाज़ आती है कि आप दोनों का लड़ना हो गया हो तो खाना मिलेगा हमें। जिस पर विंग कहता है हाँ ला रहा हूँ मैं। वो फिर खाना लेकर बाहर आता है जहाँ पर शांग शांग चेयर पर बैठी हुई थी और टेबल और प्लेट को बजाते हुए कहते खाना दो, हमें खाना दो, भूख लगी है खाना दो। जिस पर विंग चिल्ला कर कहता है हाँ दे रहा हूँ, भूखे कहीं के। जिस पर शंग विंग को घूर कर देखती है। विंग उसे फूड सर्व करता है। फिर बाकी सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। कंग से अपने हाथ से खाने की कोशिश करती है, जो देखकर विंग उनके हाथ से फोग लेकर कहता है मदर मैं किस लिए हूँ, मैं खिलाता हूँ आपको। जो बोलकर वो उन्हें खिलाने लगता है। मैडम लैन को वांग जी खिला रहा था। वो लोग बड़े ही प्यार से खाना खाते हैं। तभी चांग से आकर कहते हैं इतना प्यार कभी अपने बाप पर भी दिखा लिया करो। जिस पर वांग जी कहता है हमारा बाप इस लायक ही नहीं है। जो सुनकर लैन कुरैन उनकी तरफ घूर कर कहते हैं क्या कहा तुमने शैतान इंसान। जिस पर वांग जी कहता है फादर मैंने कहा कि आप इस प्यार से भी ज़्यादा प्यार के लायक हो। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं बताए मुझे कितने प्यार के लायक हूँ मैं। जिस पर वांग जी कहता आपको पता है आप किस लायक हो। जिस पर लैन कुरैन वांग जी को घूर कर देखते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। चांग से वांग जी और यांग यांग की तरफ देखकर कहते हैं वैसे तुम दोनों ने क्या फ़ैसला किया। जिस पर विंग पूछता है क्या फ़ैसला किया मतलब। जिस पर यांग से कहते हैं मेरा मतलब तुम दोनों ने बिजनेस के बारे में क्या। जिस पर विंग कहता है मुझे कॉलेज जाना है। यांग यांग कहते हैं मुझे भी। यांग से कहते हैं हे रुको मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, बिजनेस तुम और इतने में ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर वांग जी पेट पकड़कर हंसने लगता है। जिस पर चांग से कहता है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। जिस पर वांग जी कहता है फादर आप एक हफ्ते से ट्राई कर रहे हो इन्हें कैसे ना कैसे बिजनेस में इन्वॉल्व करो, लेकिन जब भी बिजनेस की बात चलती है ये दोनों ऐसे ही भाग जाते हैं। जिस पर शांग शांग भी हंसते हुए कहते हैं फादर आपकी हर कोशिश नाकाम करते हैं ये दोनों।
देख लीजिए, फिर आप कहोगे कि आपने इन्हें बिजनेस नहीं सिखाया, ये देखिए कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जिस पर चांग से कहते हैं बिल्कुल सही कहा, बिगड़ चुके हैं ये दोनों, चिंता मत करो, मैं इन्हें सुधारूंगा, अब ये बिजनेस करेंगे और ऐसे करेंगे। जिस पर कांग से कहती है नीचे, बस ऐसे ही करेंगे, तुम इन्हें बोलते जाओगे ये भागते जाएंगे, ये बिजनेस नहीं कर सकते, कितनी बार तुम्हें बताऊं। जिस पर चांग से कहते हैं हाँ, गुंडागर्दी करा लो इनसे, वो ये कर लेंगे, बिजनेस इनसे होता नहीं। जिस पर कांग से कहती है हाँ, तुम इन्हें एक डील देकर देखो और इनसे कहना प्यार से बात करें, ये उस बंदे की पता नहीं कितनी हड्डियां तोड़ कर आएंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे शरीफ है। जिस पर चांग से कहते हैं वो तो मुझे पैदा होते ही पता चल गया था, शैतान पैदा किए मैंने। जिस पर कांग से हंसते हुए कहती है तुम्हें पता है। जिस पर चांग से कहते हैं सीरियसली, मुझे कभी कभी लगता है मैंने बच्चे नहीं आतंकवादी पैदा किए हैं, कभी सुनते ही नहीं है मेरे, बस एक चीज़ में मेरी सुनते हैं, अगर किसी को मारना हो ये लोग मेरी सुनेंगे, किसी को उठाना हो ये लोग मेरी सुनेंगे, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जिस पर कांग से कहती है और तारीफ मत करो अपने बच्चों की। जिस पर चांग से कहते हैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी, जो बोलकर वो लोग वो गुस्से से खाना खाने लगते हैं। वहीं बाकी सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि यांग यांग और विंग दोनों चांग से के साथ एक हफ्ते से यही कर रहे थे, वो जब भी उन्हें बिजनेस का कहता वो दोनों फरार हो जाते। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।